डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स का एक नया मुद्दा लेकर एक नए लेटर के साथ। तो आज का जो लेटर आया है, आज का जो मुद्दा है वो है डिविडेंड वारंट का। यानी आज कंपनी का सेक्रेटरी बनके शेयर होल्डर को आपको कंपनी डिविडेंड दे रही है, थ्रू डिविडेंड वारंट के थ्रू इस मुद्दे को लेकर करस्पॉन्डेंस करना है, यानी लीगल कम्युनिकेशन करना है। तो इसके अंदर अब क्या क्या टर्म्स की पॉइंट्स को देखना है, आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यस, तो सबसे पहले जब एक कंपनी का सेक्रेटरी लेटर लिखेगा किसको, शेयरहोल्डर को, रिगार्डिंग काय के लिए, यस डिविडेंड वारंट के लिए, यानी डिविडेंड वारंट सेंड करना है लेटर के साथ। यानी कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है और अब वो डिविडेंड का पैसा 30 दिन के अंदर डिविडेंड वारंट के थ्रू या मैंडेट फॉर्म के इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हर एक शेयरहोल्डर के पास पहुंच जाना चाहिए। ये काम किसका होता है, कंपनी के सेक्रेटरी का। वंस अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट बिकम अ स्टैट्यूटरी डेट पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ये बात आप सभी को पता है क्या? हाँ, तो यहां पे भी वही होता है। अब ये जो मुद्दा लेके आए हुए हैं आप, हम इसके अंदर कंपनी का सेक्रेटरी बनकर हम लोग कंपनी के शेयरहोल्डर को डिविडेंड देने जा रहे हैं और साथ में जो लेटर अटैच होता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, कितना डिविडेंड आएगा, एक एक को कितना डिविडेंड परसेंट दिया है, इस बार रेट ऑफ डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, कौन सी नंबर की एनुअल जनरल मीटिंग है हमारी। अब यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, पूछो क्यों? क्योंकि फाइनल डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में ही अप्रूव होता है, याद करो। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट इट इज अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर। लेकिन याद करो, जब हमने इंटरिम डिविडेंड दिया उसमें पीछे, तो उसके लिए कोई शेयरहोल्डर की मीटिंग करनी पड़ी नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं तो फाइनल डिविडेंड शेयरहोल्डर के अप्रूवल के बिना होगी नहीं। अब अगर मैं लेटर को खोलूं तो लेटर को खोलने के पहले डेट ऑफ सीक्वेंस और इस लेटर में क्या क्या मुद्दे चाहिए उसके ऊपर हम की पॉइंट्स टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो आपको सबसे पहले डेट चाहिए, ईयर एंडिंग डेट याद रखना। और फाइनेंशियल ईयर खत्म करने के बाद ही क्या दोगे बच्चा लोग, डिविडेंड दोगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सबसे पहले कंपनी बोर्ड मीटिंग करती है, क्योंकि सबसे पहले रिकमेंडेशन बोर्ड मीटिंग में होता है कितना रेट ऑफ डिविडेंड देना। याद करो, डिविडेंड जो है वो परसेंटेज में डिक्लेयर होता है, दिया जाता है प्रॉफिट में से, लेकिन कैलकुलेट होता है उनके पेड अप कैपिटल में से, याद करो। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बोर्ड मीटिंग पहले यहाँ पे रखना। अब तुम्हारे जो आज का लेटर है उसमें बोर्ड मीटिंग की डेट नहीं दी हुई है मैंने, तो आप चाहो तो दो, नहीं देना तो मत दो, इसलिए मैं लिख के दिया ऑप्शनल। लेकिन एजीएम करना ही करना, जब तक के एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होंगी तब तक के डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा, और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो पेमेंट भी नहीं होगा। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे एजीएम हेल्ड करना, और एजीएम की जो डेट है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद होना चाहिए। यानी 31 मार्च कोई भी साल में रखना है रखो, भले पिक्चर में 20 रखो, 21 रखो, 22 रखो, ईयर में कोई फाउंडेशन तुमको नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? तो वो जो एजीएम डेट है वो कौन सी डेट के बाद चाहिए? वो चाहिए एक तो ईयर एंडिंग डेट के बाद और बोर्ड मीटिंग के बाद, क्योंकि बोर्ड मीटिंग कभी भी पहले रखी जाती है और बोर्ड मीटिंग में तय होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग कब रखना है। याद करो, मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कोई भी मीटिंग होने के लिए पहले बोर्ड मीटिंग जरूरी होती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर होता है कोई भी मीटिंग हेल्ड करने के लिए। तो एजीएम भी कहाँ हेल्ड होगी, कब होगी, उसके पहले बोर्ड मीटिंग होती है। उसके बाद आता है लेटर डेट जो आएगा, यानी जो आज का डेट, जो दिन पे कंपनी का सेक्रेटरी लेटर भेज रहा है, और साथ में इनक्लोज करना। इनक्लोज का मतलब होता है अटैच करना। अटैच क्या करेंगे इसके साथ हम लोग? डिविडेंड वारंट। क्योंकि ये जो लेटर है कंपनी का सेक्रेटरी शेयरहोल्डर को सिर्फ बताने के लिए नहीं कर रहा, भाई ये डिविडेंड खुशखबरी दे रहा कि डिविडेंड वारंट भेजा हूं, जाके आओ। अब डिविडेंड वारंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू डिविडेंड भेजा जाता है रजिस्टर्ड शेयरहोल्डर को। याद करो, यहाँ तो मैंडेट फॉर्म होता है। अगर मैंडेट फॉर्म भर दिया है किसी शेयरहोल्डर ने तो पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है, नहीं तो डिविडेंड वारंट आपके घर पे आता है, और डिविडेंड वारंट फिर आपको बैंकर के पास जाकर लेके आना पड़ता है, और फिर शेयरहोल्डर को डिविडेंड का पैसा हाथ में मिलता है। और जो कंपनी ने डिविडेंड पहुंचा दिया, वारंट पहुंचा दिया शेयरहोल्डर को, लेकिन रिसीव करने नहीं गया शेयरहोल्डर बैंकर के पास, तो उसको बोलते हैं अनक्लेम डिविडेंड। और अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30 दिन के अंदर डिविडेंड वारंट शेयरहोल्डर के पास नहीं पहुंचा कंपनी द्वारा या कंपनी के सेक्रेटरी द्वारा, तो वो डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड कहलाया जाता है।
अब यहाँ पे तुमको मैंने इतना बड़ा भाषण क्यों दिया बोलो? जो लेटर डेट है और एजीएम की डेट है वो 30 दिन के अंदर रखना। अरे एजीएम में डिविडेंड अप्रूव हो गया शेयर होल्डर द्वारा, 30 दिन के अंदर हमको लेटर के साथ डिविडेंड वारंट घर सबके घर में पहुंचाना पड़ेगा ना। किसके घर में? हर एक शेयर होल्डर के घर में। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गया? और वैसे ही मैंने आपको एक ट्रिक खेलने को आया, क्या बोला है? 10 दिन के ऊपर भी गैप रखना ही नहीं, क्योंकि 10 दिन से नीचे कोई प्रोविजन होती नहीं है, वैसे भी 10 दिन के ऊपर ही होती है, तो रट्टा नहीं मारना है। ओके, क्लियर है? समझा आपको अच्छे से? हाँ, अब इसके अंदर इस लेटर में आप क्या क्या लिखोगे, मैटर में क्या क्या फुलफिल करोगे। जो मैटर ऐसा बनाओ कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाए। पहली, टू गिव द इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ द रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया है इस लेटर में पता होना चाहिए। दूसरा, टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड गिवन टू द शेयर होल्डर, वो जिसको आप संदेश पहुंचा रहे हो, लेटर पहुंचा रहे हो, उसको कितना अमाउंट डिविडेंड आया, ये भी उसको अमाउंट ऑफ डिविडेंड पता होना चाहिए पर शेयर के ऊपर भी, और टोटल उसके पास कितने शेयर है और कितनी अमाउंट उसकी डिविडेंड की निकल रही है वो भी। टू गिव द एश्योरेंस दैट कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा शेयर होल्डर को इस लेटर के थ्रू कि आपको जो डिविडेंड दे रहे हैं वापस नहीं लेंगे, सारी प्रोविजंस फुलफिल करने के बाद ही हम लोग डिविडेंड आपको पहुंचा रहे हैं डिविडेंड वारंट के थ्रू। समझा? और डिविडेंड वारंट के डिविडेंड के लिए डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है ना, वो कंपनी एक्ट के सेक्शन 123 में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? सेक्शन 123 में। ओके, कंपनी एक्ट के। और आगे दिया है डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेबल टू शेयर होल्डर, कितना अमाउंट देना है वो, और साथ में इनक्लोज करना है डिविडेंड वारंट अटैच, यानी एनवेलप में, ये एनवेलप में लेटर के साथ डिविडेंड वारंट भी होता है, और वो डिविडेंड वारंट यहाँ से फाड़ के वो आपको बैंकर को देना पड़ता है, और बैंकर आपको फिर डिविडेंड का पैसा आपको पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये सब इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार, गिन के 5 मिनट लगेंगे। डेट ऑफ सीक्वेंस क्लियर है? अच्छा, इसमें रेफरेंस क्या बनेगा? डिविडेंड वारंट नंबर। अरे डिविडेंड वारंट ही तो है जिसके थ्रू हम लोग ये संदेश पहुंचा रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे, लेटर दे रहे आपको। ये रेफरेंस का मतलब मैंने क्या बताया बताओ? अभी तक किस किस को रेफरेंस का मतलब नहीं समझा? समझ गया? ऐसा कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू लेकर हम सामने वाले से लीगल कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू सेंडिंग अ लेटर और नोटिसेस, क्योंकि लीगल कम्युनिकेशन बेवजह नहीं होती है, उसके लिए कुछ रेफरेंसेस चाहिए होता है। भाई हम आपको तकलीफ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे को ये दिया, ये कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट है, इसको लेकर हम आपको तकलीफ दे रहे हैं, यानी लेटर भेज रहे हैं, सिंपल भाषा में। समझा? क्लियर? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। अब ऊपर का जो मुद्दा है वो सेम है, वो बेसिक टर्म्स में डबल नहीं पढ़ाऊंगा, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले ऊपर चाहिए कंडीशन में कंपनी का नाम, कंपनी का नाम कुछ भी लिखो। यहाँ पे 3 कंडीशन है, पीवीटी, एलटीडी, यहाँ सब लिमिटेड आपको लिखना कंपल्सरी है, तो 0 मार्क मिल जाएगी आपको। एड्रेस में रजिस्टर ऑफिस, एड्रेस क्लॉज के अंदर जो लिखा आता है, यानी रजिस्टर ऑफिस जो एड्रेस है उसकी हेड ऑफिस की एड्रेस, वो मेट्रो सिटी की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन सिर्फ नंबर 21 संख्या का होना चाहिए। ये पूरा डिस्कशन हमारा सेशन 1 में डिटेल में हुआ है। उसके बाद राइट साइड में वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट में कोई भी नाम आप डालो, लेकिन स्टार्टिंग में www वर्ल्ड वाइड वेब होना चाहिए, और साथ में .com या .in होना चाहिए लास्ट में। उसके बाद ईमेल, ईमेल में आप जो भी नाम डालना चाहो सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब नाम से वो मिलना चाहिए आपका कंपनी के टाइटल से। @gmail, याहू, रेडिफ, कोई भी आप लिख सकते हो। और ये है आज की डेट। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर लो, 23 करो या 24 करो, 23 आएगा। ओके बच्चे लोग, तो हम ये लेटर जिस दिन भेज रहे हैं वो कब का डेट है? 15 मई 2023। ये आज की लेटर की डेट है। ये देखो, ये चौथा नंबर जो है लेटर डेट, वो ये होती है, यानी किस दिन डिविडेंड पहुंचा रहे हैं हम लोग को? 15 मई 2023। अब क्या मई मार्च के बाद आता है? तो याद करो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर विदिन 6 मंथ एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है हर साल, याद करो। और 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने का गैप होना चाहिए, 15 महीने से ऊपर गैप नहीं होना चाहिए। बट वो उसका कुछ फुलफिल नहीं करना है, क्योंकि पिछली एनुअल जनरल मीटिंग कब हुई थी आपने को उसको बताना पड़ता नहीं है यहाँ पे। लेकिन बस ये रखना, मार्च की बात करना। आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है?
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये मैंने आपको 11 में पढ़ाया था, आपको जब टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ाया था, याद है बच्चा लोग? तो ये कंडीशन से बारीक बारीक चीजें अगर तुमने फुलफिल नहीं किया, पूरा आपका एग्जाम्पल वहीं पे कोलैप्स कर देगा। वो पिक्चर बननी चाहिए, मेन मुद्दा वो है। फिर उसके बाद आपका लेफ्ट साइड में फोन नंबर में सबसे पहले ये 4 संख्या है, 3 संख्या का एसटीडी कोड होता है और ये 7 संख्या का आपका फोन नंबर होता है। 2 से स्टार्ट करना, बस ये गारंटी एश्योरेंस लेना। फैक्स नंबर सेम रखना। फैक्स मशीन क्या होती है दिखा दिया मैंने आपको। रेफरेंस नंबर, हाँ अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है वो डिविडेंड वारंट नंबर जो है ना वो यहाँ पे होगा। तो 2120 ये डिविडेंड वारंट नंबर है और ये ईयर है। ईयर कौन सा रहेगा फिर 2023। अब उसके बाद नीचे समीर जोशी, उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना शेयरहोल्डर का नाम। ये कहां से लिया? मन से। पेपर में आपको सिर्फ इतना लिख के आएगा बस। राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड वारंट थ्रू पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। 2 टाइप में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी आता है मोड और डिविडेंड वारंट के थ्रू भी आता है। ओके, ये समीर जोशी कौन है? शेयर होल्डर है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई यहाँ पे मनाही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे एड्रेस ये पूरा मन से लिया हुआ है, आप भी कोई भी लिख के आओ। मैंने कहा 201 कम्फर्ट अपार्टमेंट LBS रोड मुंबई, आप लिख के आओ। दादर, मुंबई, नागपुर, अमरावती, कोई भी चलता। गायगांव, बार्शी टाकली। उसी के नेक्स्ट ले पर सेंटर में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या चाहिए बच्चा लोग? वही पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, कोई पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू डिविडेंड वारंट, कोई पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर टू डिविडेंड वारंट। चलेगा। ये इक्विटी शेयर ₹10 पर ईच एट पार चाहिए वहां पे, पार चाहिए, पार। ओके, पार यानी जितने का शेयर फेस वैल्यू है उतना ही पार। प्रीमियम डिस्काउंट मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर सिखाया हुआ है। उठ वहां से, हाँ यहां तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आपको? अब नीचे आओ। रिस्पेक्टेड सर एंड डियर सर चलता है। अब मैटर देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी मैं आपको बोर्ड के बिहाफ में इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं आपको। आप इंस्ट्रक्ट बोलो, इन्फॉर्म बोलो, डायरेक्टेड बोलो, आप कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, अपने मन से पूरा लिखना है। टू कन्वे यू दैट 25th एनुअल जनरल मीटिंग, ये 25वीं सालगिरह है उसकी, कंपनी की। अरे 25 पर तुम 26 लिखो कंपनी को। हाँ, अब यहाँ पे ईयर 2000 में हुई है कंपनी बॉन्ड, है ना, यहाँ पे वो मार खा सकता है। अब ईयर 2023 है तो 23 साल हुआ ना, तो 23rd कर दो भैया। बारीक बारीक चीजें हैं, ठीक है। 2000 ईयर में बॉर्न हुआ है तो 24 आएंगी ना। चलो ठीक है। हाँ, 23rd एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन। अब ये मीटिंग की डेट कब क्यों चाहिए बताओ? पहले, अच्छा इससे पहले आप लिख सकते हो बोर्ड मीटिंग का मैटर भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोर्ड मीटिंग दिया हुआ नहीं है। अगर बोर्ड मीटिंग दोगे तो उसके पहले आएंगी, एजीएम के पहले बोर्ड मीटिंग होती है। आप चाहो तो लेटर में वो भी दिखा सकते हो, नहीं दिखाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। समझा? क्लियर? इसलिए देखो आपने, मैंने यहाँ पे बेसिक टर्म्स में बोर्ड मीटिंग को ऑप्शनल रखा हुआ है। हाँ, फाइनल डिविडेंड एट रेट 2.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। अब 25% है, कितना है? आप चाहो तो अमाउंट न देते हुए रेट ऑफ डिविडेंड भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 रुपए पे ₹2.5 मिल रहे हैं। अब 10 रुपए फेस वैल्यू पे ₹2.5 मिल रहे हैं, यानी कितना परसेंट है ये? तो रेट ऑफ डिविडेंड जो इस बार 25% मिल रहा है। ईच हैज बीन अप्रूव बाय मेंबर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। 23 चाहिए, 23। हाँ मैं कर रहा हूं ना बेटा, यहां पे भी 23 आएगा। ओके, ये बारीक बारीक चीजें ध्यान रखना। नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ, यहां तक क्लियर है पिक्चर? तो 2000 मार्च 2023 का जो ये साल हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसका जो मीटिंग रखा था हमने 5 मई को एजीएम रखा है उसकी। अब बताओ मार्च के बाद मई,
तो हम रख सकते हैं। ओके, अब देखो मई ने इतना लेट किया, उन्हें अप्रैल पर छोड़ दिया, ठीक है ना। अप्रैल को बोर्ड मीटिंग रखना, अरे अप्रैल एंडिंग में बोर्ड मीटिंग रखना, बोर्ड मीटिंग, और 5 मई को एजीएम कर देना। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, बोर्ड मीटिंग के बाद 10 दिन के अंदर ही, 10-15 दिन के अंदर ही एनुअल जनरल मीटिंग ले लेना। सब में बस 10-10 दिन का अंतर रखना, बाकी डेट आप पूरे मन से लिखो, लेकिन जो पिक्चर बना रहे हो डेट्स में वो पूरे सीक्वेंस कैसे चाहिए और कितना अंतर चाहिए, समझ में आया आपको। 10 दिन के ऊपर रखो ही मत, और एक याद रखना, क्योंकि कोई भी प्रोविजन 10 दिन के नीचे नहीं होती, ऊपर होती भले। हाँ आगे, अब यहां तक क्लियर है, डेट सीक्वेंस क्लियर है। द कंपनी हैज टू कंप्लाई में फॉलो करना विथ ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ऐसी प्रावधान जो लॉ में रखी गई थी, हमने वो फुलफिल की हुई है। यानी यहाँ पे हम शेयर को बता रहे हैं कि भैया आपसे शेयर का डिविडेंड का पैसा वापस लेना नहीं पड़ेगा, हमने सारी प्रोविजंस फुलफिल करने के बाद ही आपको डिविडेंड का पैसा पहुंचा रहे हैं, ऐसा। सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, यानी जो सेक्शन 123 में जो प्रावधान किया गया कंपनी के अंदर डिविडेंड के रिगार्डिंग, वो सारी प्रावधान हमने फुलफिल करने के बाद ही आपको डिविडेंड पहुंचा रहे हैं। किसके थ्रू? डिविडेंड वारंट के थ्रू। रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेबल एज फॉलोज। मैंने आपको बताया शेड्यूल बनाना, शेड्यूल अच्छा लगता है ये पूरा शेड्यूल बनाना ऐसा। अब शेड्यूल में कितने भी नंबर आप डाल सकते हो, बड़ा चलाओ कम करो चलता, कोई इशू नहीं है, डिपेंड ऑन टाइम्स। टाइम अच्छा है तो बढ़ाना, नहीं रहा तो कम करना। अब सुनो, पहला है फोलियो नंबर। अब फोलियो नंबर क्या है भाई? ये है ट्रांजैक्शन नंबर, यानी आपका जो मेरे पास डिविडेंड नंबर बना, ये कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन नंबर बना 101A। ये रेफरेंस क्या होता है, कल को आपके डिविडेंड वारंट में कुछ गड़बड़ी हो गई या अमाउंट आपकी प्रॉपर नहीं आई, तो ये कंपनी का शेयरहोल्डर लेटर भेजता है, और लेटर के अंदर ये ट्रांजैक्शन नंबर देखकर हम देखते हैं कि करेक्शन कहाँ करनी है। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर कंपनी का ऑफिशियल नंबर है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर है ये। अरे बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो ट्रांजैक्शन वाइज होती है, 1 2 3 4 का। तो आपका 101वां नंबर था काम का, वो मैंने करके दिया आपको यहाँ पे ऐसा। नंबर ऑफ ये कहाँ से लिया? मन से लिया। आप देखो 5वां नंबर लिखो, 10वां लिखो, कोई मनाही नहीं, पूरा स्क्रिप्ट तुमको लिखना है, बस मैच होना चाहिए, पिक्चर बननी चाहिए और कुछ नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, अब 100 दिया है तुम 1000 लिखो, कोई कौन दिखता है, लेकिन जितने शेयर दे रहे हैं उसको उतना डिविडेंड का अमाउंट भी बढ़ना फिर चाहिए। हाँ, अब डिस्टिंक्टिव नंबर कौन सा है शेयर का? अब अगर 100 शेयर रख रहे हो तो डिस्टिंक्टिव नंबर में फर्क भी 100 नंबर का आना चाहिए। एवरी ईच शेयर हैज यूनिक आइडेंटिटी नंबर नोन एज डिस्टिंक्टिव नंबर। अब यहाँ पे अगर तुम 1000 दे रहे हो उसको, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर कहाँ से शुरू कर रहे हो कहाँ खत्म कर रहे हो, इसका डिफरेंस जो है वो 100 या 1000 जो भी दे रहे हो वो आना चाहिए। अब यहाँ पे 901 से लेकर 1000 नंबर तक के शेयर में इसको दिया हुआ हूँ, तो वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए। आप चाहो तो 1 से लेके 100 तक दो, चलेगा, कोई मनाही नहीं है। 501 से लेके 600 तक दो, चलेगा, 100 नंबर आना चाहिए। हाँ, अब ये डिविडेंड वारंट नंबर है ये। अब डिविडेंड वारंट को भी एक नंबर होता है, मालूम आपको? दिखाओ आपको डिविडेंड वारंट की इमेज देखनी है आपको। ये देखिए, ये डिविडेंड वारंट होता है ऐसा। पहले हम लोग बनाते थे इसको भी एक्चुअली, अभी वो 5 मार्क के लिए आया तो नहीं बनाते, 10 मार्क के लिए लेटर आता तो बनाना पड़ता था ड्राफ्टिंग डिविडेंड वारंट। अब देखो ऊपर लिखा होता है अकाउंट पे ओनली, आपके पैसे आपको मिलेंगे सर। ऊपर यहाँ पे दिया है डिविडेंड वारंट नंबर, ये दिख रहा है आपको DW नंबर, ये डिविडेंड वारंट नंबर होता है। आप सबको दिख रहा है ये वाला नंबर? नहीं, जूम नहीं करता कोई रीजन की वजह से। हाँ, अब यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे वही दिया है बच्चे लोग। तो डिविडेंड वारंट नंबर कहाँ से लिया? मन से लिखो ABC 1 2 3 4, चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रॉस डिविडेंड, अभी ग्रॉस डिविडेंड क्या होता है? TDS अगर कट्टा था यहाँ पे तो ग्रॉस और नेट अमाउंट लगाएंगे, लेकिन अमाउंट बहुत छोटी है आपकी डिविडेंड की, तो TDS के अंदर आती नहीं है। 5 लाख 6 लाख रुपए अगर अमाउंट होती है ना तो आता है TDS में। समझा आपको क्लियर? तो 250 रुपए है तो आपका ग्रॉस डिविडेंड 250 रुपए आपके हिस्से में आया, और इनकम टैक्स नहीं कटा तो आपके हिस्से में भी नेट डिविडेंड भेज रहे 250 रुपए। समझा आपको क्लियर? नेट और ग्रॉस में क्या होता है? इनकम टैक्स कटने के पहले जो अमाउंट आएगी वो ग्रॉस, इनकम टैक्स कटने के बाद जो अमाउंट आएगी वो। अब देखो 250 रुपए कैसे है उस डिविडेंड की अमाउंट? देखो 100 शेयर है, एक डिविडेंड में 2.5 रुपए दे रहे हैं हम, तो 2.5 रुपए अगर एक डिविडेंड दे रहे हैं तो 100 शेयर पे 250 होते ना, 250 रुपए ये आपका अमाउंट ऑफ डिविडेंड आ गई। समझा? अब आप चाहो तो यहाँ पे एक और कॉलम बना सकते हो, रेट ऑफ डिविडेंड।
रेट ऑफ डिविडेंड कितना आएगा, 10% दिया है ना, 25%, सॉरी हाँ, 10 रुपए पे अगर 2.5 रुपए मिल रहा है तो 25% होते 25%, तो इस बार रेट ऑफ डिविडेंड 25% मिला हुआ है। फेस वैल्यू बढ़ाओ, कुछ भी करो आप, पिक्चर पूरी मन से लगाओ, लेकिन बननी चाहिए पिक्चर बस। हाँ आगे दिया है इसने, द डिविडेंड वारंट इज अटैच हियर विथ, यहाँ बता रहा है कि इनक्लोज किया हुआ, इनक्लोज भाई लिफाफा, कभी कभी क्या होता है हम लिफाफा में एनवलप जो होता है, एनवलप के अंदर लेटर पढ़ के वो लिफाफा फेंक देते, तो दिखाना पड़ता है कि साथ में और भी लिफाफे के अंदर एक चीज है, निकालो उसको। डिविडेंड वारंट है ना, अटैच करना पड़ता है ना इसके साथ। अरे डिविडेंड वारंट बैंक के पास ले जाओगे तो पैसे मिलेंगे आपको। हियर विथ प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट अलॉन्ग विद द परपोर्टेड लाइन। आपको मालूम है क्या होता है, ये लेटर के साथ ही नीचे ना ऐसे ऐसे लाइन आती है और वहां पे कैंची छपी होती है और उसके नीचे ऐसे डिविडेंड वारंट प्रिंट होता है। हेलो, तो वो परपोर्टेड लाइन से डिटैच करो और डिविडेंड वारंट जाके बैंक का को देके आओ वाला, ऐसा यानी इसी के अटैच होता है। परपोर्टेड लाइन समझा क्या होता है, वो जो लाइन आती है ना काटने वाला, जो दिखाते हैं कैंची भाई काटो। हाँ क्लियर पिक्चर। और यहाँ पे थैंकिंग यू यूर फेथफुली, यहाँ पे वो प्रिंट नहीं हुआ है लेकिन ये सबको लिख के आना है। कौन सा वाला मैटर, ये वाला मैटर जो हम लिखते हैं हमेशा, यूर फेथफुली फॉर टाटा मोटर्स लिमिटेड सिग्नेचर, कंपनी सेक्रेटरी जो भी नाम लिखते हैं लिख क्या, और वहाँ पे नीचे लिखता है उसका औहदा क्या है, कंपनी सेक्रेटरी। करस्पॉन्डेंस करने का राइट किसके पास है, कंपनी सेक्रेटरी के पास। तो ये था मुद्दा आज का, हमने कम्युनिकेट किया, वार्तालाप किया किसके साथ, मेंबर के साथ। कौन से मुद्दा लेकर, डिविडेंड वारंट पहुंचाना है, उस मुद्दे को लेकर। अब यहाँ पे नोटिस करो, 5 मई 2023 को हमने एनुअल जनरल मीटिंग की हुई है। ओके, ईयर एंडिंग खत्म हुआ 31 मार्च 23 का, और 15 मई को हमने डिविडेंड वारंट पहुंचा दिया। अब बताओ 30 दिन के अंदर है ना ये, तो 30 दिन के अंदर 10 दिन ही हो गए ना ये, तो ये वैलिड है। ओके क्लियर। तो इस तरीके से वैलिड पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कुछ बातों का। अब नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन रहेगा वो ये यहाँ पे मेरा फाइनली ऑफिशियली मेरे यहाँ पे मेंबर के साथ कम्युनिकेशन के मुद्दे खत्म हो गए। अब अगला मुद्दा जो हम लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं बातचीत करने का कंपनी सेक्रेटरी बनकर, वो है डिबेंचर होल्डर के साथ। अब डिबेंचर होल्डर के साथ बातचीत करना है तो मेरा डिबेंचर होल्डर कौन है वो देखते हैं, डिबेंचर कौन होता है वो देखते हैं, और किन किन मुद्दों को लेके बातचीत करनी है इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में ले रहा हूँ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।